गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटे, एक बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट साउंड और वीडियो चेक करें। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे प्रज्वल। बेटे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। क्लियर है? चलो शुरू करें। कल बेटे हमने क्लास के अंदर कंप्लीट करी थी लेजर पोस्टिंग, बस एक कदम आगे चलेंगे लेजर पोस्टिंग से। सर आज क्या करना है? बस बेटे कल जो लेजर पोस्टिंग करी थी उसी लेजर पोस्टिंग के भरोसे बेटे आज हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग से क्या कनेक्शन है समझ में आ गया बेटे? एवरीबडी क्लियर विद दिस? जो जर्नल एंट्री होती है उसी के बेसिस पे क्या बननी है हमारी लेजर। अरे चाचा की तबीयत कैसी है? चाचा की अभी नॉर्मल है ना? अच्छा डिस्चार्ज नहीं मिला क्या अभी? तो ज्यादा ही चोट लगी थी क्या? आजा 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 आजा। अरे बाप रे, तो अभी ठीक है? ऐसा है क्या? अरे दिख रहा है ना? हाँ अरे वैसे रख दो ना जैसी है। अरे सीधे खड़ी करने में दिक्कत क्या है? हाँ तुम हाँ, आगे चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे शानू, ध्रुव वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आगे चलेंगे। कल बेटे हमने आखिरी लेजर पोस्टिंग करी थी, पेड वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इस वेजेस को भी हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर डेबिट करवाया था। प्रिंसिपल ये था कि अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट जब तक वो एसेट रेडी टू यूज की कंडीशन में ना आ जाए तब तक के सारे खर्चे क्या होने चाहिए? कैपिटलाइज होनी चाहिए। और कैपिटलाइज करने के लिए हमने इन्हीं खर्चों को अपने मशीन अकाउंट में डेबिट करवा दिया। क्रेडिट इफेक्ट कहाँ डालना था? कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹500, तो हमने बेटे 500 रुपीज को अपने कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में या राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर दिया था। और इसका सेकंड इफेक्ट, सॉरी इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ डाल के आए थे हम? कौन है? कोई है क्या बाहर? हाँ, दूसरा इफेक्ट कहाँ डाल के आए थे हम? मशीनरी अकाउंट में। तो पर्टिकुलर में लिख दिया हमने मशीनरी अकाउंट। यहां तक बेटे हमारी लेजर पोस्टिंग हो गई थी कंप्लीट। अब सवाल ये है कि सर लेजर पोस्टिंग के बाद क्या? जैसे मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सबसे पहली स्टेप क्या होती थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सेकंड स्टेप होती थी जर्नल एंट्री, वो भी सीख ली। थर्ड स्टेप होती थी लेजर पोस्टिंग, वो भी सीख ली बेटे। अब उसके बाद में अगली स्टेप होती है ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना? तो बेटे अब बात आती है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने की। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाए? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के हर कोई अपने अलग अलग फॉर्मेट यूज करता है, सबके अपने अपने फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अकाउंटेंसी में बनाया तो जाता है लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इसका। पहला तो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल मतलब प्लस और माइनस। एक्यूरेसी को चेक करने का मतलब यहां पर यह है कि आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए थे उन ट्रांजैक्शन को एंट्री तो बनाई होगी आपने, प्रॉपर तरीके से आपने उसकी लेजर पोस्टिंग करी है या नहीं करी है, पहले तो ये चेक करना है। भाई जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था प्रॉपरली डेबिट हुआ कि नहीं, जो अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था प्रॉपरली क्रेडिट हुआ कि नहीं। डेबिट और क्रेडिट प्रॉपर होने के बाद अब बेटे यहां पर आप डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे। डेबिट और क्रेडिट का टोटल करने के बाद आप उसका बैलेंस निकालेंगे। तो यहां पे बहुत सारी अरिथमेटिक्स इंक्लूडेड होती है। तो ये सारी की सारी कंप्लीट प्रोसेस को जो चेक करते हैं हम लोग कि प्रॉपर लेजर पोस्टिंग हुई है कि नहीं, एड और लेस प्रॉपर हुए हैं कि नहीं, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं मिला के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कह देते हैं। तो जब मैं कहता हूं ट्रायल बैलेंस, देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या ऑब्जेक्टिव है यहां पर? पहला ऑब्जेक्टिव। इट इज नॉट द लास्ट ऑब्जेक्टिव बट इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? अब सर ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाए? नॉर्मली बेटे हर आदमी अपने हिसाब से एक फॉर्मेट बना लेता है, ठीक है? अब आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। इसमें जो सेकंड कॉलम है नेचर का, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में ये वाला कॉलम नहीं होता। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉलम यहां पे बना रखा है, एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंजलि बेटे गुड मॉर्निंग। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आगे क्या होता है वो भी मैं आपको सिखाना है। आगे चले।
तो बेटे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है? तो ट्रायल बैलेंस जब भी बनेगा वो आपकी लेजर पोस्टिंग के बेसिस पर ही बनेगा। अगर आपने लेजर पोस्टिंग करी होगी तो पहला अकाउंट कौन सा ओपन किया था आपने? कैश अकाउंट किया था, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में मैंने कहा बेटे काम करो, अपना अपना कैश अकाउंट निकालो और कैश अकाउंट में देखो डेबिट का टोटल कितना हो रहा है, चेक करो, कैलकुलेटर निकालो। बस बेटे अब तुम्हारे कैलकुलेटर का काम चालू। डेबिट का टोटल कितना हो रहा है सर? डेबिट का टोटल हो रहा है हमारा 2,60,000 का, ठीक है। आगे चले, अरे बनाया कि नहीं? हाँ, तो कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना? 2,60,000। तो जो कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल है उसे हम कौन से कॉलम में लिख देंगे? यहां पर डेबिट के टोटल के कॉलम में लिख देंगे। इतना ठीक। सबसे पहले क्या चाहिए? कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल। जो डेबिट का टोटल है उसे डेबिट टोटल के कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसके बाजू में एक कॉलम और भी है, कौन सा? क्रेडिट टोटल। अब बताओ क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? क्रेडिट का टोटल हो रहा है सर 1,54,000। तो जो क्रेडिट का टोटल है उसे क्रेडिट साइड में लिख दो बेटे। लिख दिया सर, क्रेडिट का टोटल 1,54,000 क्रेडिट साइड में। इतना ठीक है, चेक कर लो। पेंसिल लाए हो? अरे पेंसिल नाम की चीज है नहीं है? हाँ, तो पेंसिल होगी तो बेटे पेंसिल से लिखो। निकालो निकालो अपना कैश अकाउंट निकालो जल्दी से। कैश अकाउंट के डेबिट के साइड में डेबिट का टोटल लिखो, क्रेडिट के साइड में क्रेडिट का टोटल लिखो, ठीक है। दो पेंसिल होगी तो एक इसको भी दे दो। एक ही है? हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम ट्रायल बैलेंस बनाना चालू करो सीधे। हाँ, अपना कैश अकाउंट ओपन करो, डेबिट साइड में डेबिट का टोटल लिखें डेबिट साइड में, क्रेडिट का टोटल लिखें क्रेडिट साइड में। 1,54,000 जो आपका डेबिट का टोटल आएगा उसे आप अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। जो क्रेडिट का टोटल आएगा उसे आप अपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। इतना ठीक है? किसी को यहां तक कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया कैश अकाउंट। अगला अकाउंट कौन सा था देख के बताओ। अगला अकाउंट कौन सा था? कैपिटल अकाउंट। लो बेटे, ये कैपिटल अकाउंट था। बताओ बेटे डेबिट का टोटल कितना है? 0। क्रेडिट का टोटल कितना है? 2 लाख। ठीक है, डेबिट का टोटल कुछ भी नहीं, क्रेडिट का टोटल 0। अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट रियल अकाउंट होता है, ये देखो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी क्या होगी? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को, ओनर को। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट है आपका। डेबिट का टोटल निल, क्रेडिट का टोटल 2 लाख रुपए। तो डेबिट का टोटल डेबिट साइड में ट्रांसफर करें, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहे हैं तो बस 10 मिनट के लिए रुक जाएं, 10 मिनट के अंदर सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आगे चलूं? ठीक है सर, आगे चलो। इसके बाद तीसरा अकाउंट कौन सा था? पक्का परचेस। लो बेटे, तीसरा अकाउंट था आपका परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना? 1 लाख। क्रेडिट का टोटल निल। आगे चलो, तो लो बेटे अगला अकाउंट है परचेस अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉर्मली आज की डेट पे हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट मान लेते हैं। डेबिट का टोटल है 1 लाख रुपीज, इसे ट्रांसफर करें अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। क्रेडिट का टोटल है निल, इसे ट्रांसफर करें अपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। लिख लिया सबने? पक्का? ट्रायल बैलेंस बना रहे हो कि नहीं साथ में, कि बस टोटल ही लिख रहे हो? ये देखो, अब ट्रायल बैलेंस बनना चाहिए। अभी तो अपन कर क्या रहे हैं यहाँ बैठ के? सिर्फ टोटल टोटल खेल रहे हैं क्या? आओ सर, आज हमको ना आप कैलकुलेटर में टोटल करना सिखाओ। अबे ये कौन सी बात हो गई यार? हाँ, तो बेटे ट्रायल बैलेंस मेरे हिसाब से आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया होगा। जितने आइटम मैंने लिखनी है उतने आइटम आपको भी अपने ट्रायल बैलेंस में लिखने हैं। हाँ, अभी जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाते चलो, ठीक है ना? सारे रीजन समझाता हूं। अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, अनबना लग रहा होगा, लेकिन क्या करोगे बेटे, जहां जहां आपका मॉड्यूल इनकम्प्लीट होता है वहां मुझे कंप्लीट करना पड़ता है। अब जैसे मॉड्यूल के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस सब कुछ एक साथ आ जाए। क्योंकि क्या होता है, जब तीनों एक ही क्वेश्चन को तीनों स्टेप में लेके जाओ ना, तब समझ में आता है कि एंट्री का लेजर के साथ में और लेजर का ट्रायल बैलेंस के साथ में क्या कनेक्शन है। और जब तक एक कनेक्शन समझ में नहीं आता ना, तब तक एक लॉजिक बिल्डअप नहीं होता आगे के चैप्टर के लिए, कि भाई एक गलती यहाँ करोगे तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाएगा, या कोई भी ट्रांजेक्शन आज की डेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाएगा अकाउंट में आगे तक। इसलिए यू शुड कवर द एंटायर जर्नी ऑफ अकाउंटेंसी एट वंस, इसीलिए काम कर रहे हैं हम। लिख लिया यहाँ तक? हो गया ट्रायल बैलेंस? पक्का सबका? यहाँ पे बेटे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो गया सबका लिख के?
हाँ सर, हमारा भी लिख के हो चुका है। अगला अकाउंट कौन सा था, जल्दी बताओ। अगला अकाउंट था सर हमारे पास में श्याम अकाउंट। लो बेटे बनाओ श्याम अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट है श्याम अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में लिखे बेटे श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट की कैटेगरी क्या थी, पर्सनल अकाउंट। सर ये रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, ऐसी मजाक मजाक में, कभी कभी क्या मजाक कर लेना चाहिए आदमी को, कहते हैं ना, हाँ तो ऐसे मजाक मजाक में लिख ले रहे हैं और कोई बड़ा मैटर नहीं है। आगे चलूं, बताओ बेटे श्याम अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना रे बेटा, 60,000। क्रेडिट का टोटल कितना, क्रेडिट का टोटल कितना बेटे, 50,000। तो बात डेबिट का टोटल डेबिट साइड में लिखें, क्रेडिट का टोटल, टोटल जो भी लिखेंगे आप पेंसिल से लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में जो आप लिख रहे हैं वो पेन पेंसिल किसी से भी लिखोगे तो भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूं, पक्का, आगे बढ़ो बेटे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट यहां तक हो गया बेटे, जवाब देते रहे बीच बीच में। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे यहां तक अगर हो गया हो लिख के तो बेटे बीच बीच में अपना जवाब देते रहें। आगे चलो, डेबिट का टोटल लिख दिया 60,000, क्रेडिट का टोटल लिख दिया अपन ने 50,000। आगे बढ़ो, अगला अकाउंट कौन सा है, जल्दी बोलो। अगला अकाउंट है सर हमारा सेल्स अकाउंट। मैंने कहा डन। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हेडिंग में डालो कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो लिख दो बेटे नेचर ऑफ अकाउंट पे नॉमिनल अकाउंट लिखे बेटे। सेल्स अकाउंट नेचर ऑफ अकाउंट में लिखे, शुरू से पढ़ने का था ना बेटे, शुरू से ही चल रहा है। देखो कल हमारी क्लास शुरू हुई, कल हमारी क्लास में हमने बेटे लेजर पोस्टिंग से शुरू किया, यानी कल हमने अपनी क्लास में जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग दोनों कंप्लीट करी। आज बेटे हम अपना ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो शुरू से ही तो हुआ ना प्रियांशु चौधरी, शुरू से तो हुआ। और उसके बाद रही बात सर इसके पहले की क्लास में क्या पढ़ाया, तो इसकी पहले की क्लास में बेटे मैं वोकैबुलरी पढ़ा रहा था। अकाउंट में ये शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं। डेटर नाम का एक आदमी होता है जिससे हमको फ्यूचर में पैसे देना है। क्रेडिटर्स नाम का एक आदमी होता है जिसको हमको फ्यूचर में पैसे देना है। ठीक है, यही सब था बेटे। तो हाँ, तो ऐसा था बेटे। आगे चलूं, ठीक है सर आगे चलते हैं। हाँ बेटे, अब आवाज आ रही है, एक बार साउंड चेक करें। गुड मॉर्निंग, साउंड चेक कर बेटा, इससे ज्यादा नहीं चिल्ला पाऊंगा मैं। हाँ आगे चलते हैं, ठीक है सर डन। सेल्स अकाउंट की लेजर पोस्टिंग होगी। अगला अकाउंट बताओ कौन सा था, राम अकाउंट। लो बेटे राम अकाउंट लिखो बेटे अपने ट्रायल बैलेंस में। राम अकाउंट नेचर बताओ क्या था इसका, भाई का पर्सनल अकाउंट। सर अपना पर्सन था, यारी था, बडी था, अपना दोस्त था, भाई था अपना। ठीक है, मैंने कहा डन। पर्सनल अकाउंट, राम अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना रे बेटा, 25,000 लिखने का उधर, किधर पे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में लिखो इसको, ऐसे कैसे बोलते हैं मराठी में, ट्रायल बैलेंस मध्ये लिया।
लिहा, हाँ लिहा बेटे. ट्रायल बॅलन्स मध्ये राम अकाउंट डेबिट 25,000 बेटा लवकर. हाँ लिख दिया सर. ओके हाँ सर अब आवाज आ रही है. वेरी गुड. चलो राम अकाउंट के क्रेडिट का टोटल कितना सर? राम अकाउंट के क्रेडिट का टोटल है 40,000. तो लिख दो बेटे अपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज. आगे बढ़ जाऊं? यस सर आगे चलो. अगला अकाउंट जल्दी बताओ कौन सा बनाया था? अगला अकाउंट जल्दी बताओ कौन सा बनाया था? रेंट अकाउंट. लो बेटे अगला अकाउंट था तुम्हारा रेंट अकाउंट. लिखो बेटे ट्रायल बैलेंस में रेंट अकाउंट. नेचर ऑफ अकाउंट क्या था? नॉमिनल अकाउंट. तो लिख दो बेटे यहां पे नॉमिनल अकाउंट. लिख दिया? यस सर लिख दिया नॉमिनल अकाउंट. डेबिट का टोटल है 4,000. तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखे 4,000. लिखा? क्रेडिट का टोटल कितना? निल. तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखो निल. आगे चले. लो बेटे इसके बाद सैलरी अकाउंट. लिखो बेटे ट्रायल बैलेंस में अगला अकाउंट कौन सा है? सैलरी अकाउंट. डेबिट का टोटल कितना? 20,000. लिखो बेटे अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 20,000. और क्रेडिट का टोटल कितना? निल. लिख दो बेटे अपने स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में निल. लिख दिया? आगे चलो ठीक है. इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा? सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स लिखो ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न अकाउंट. नेचर क्या था इसका? नॉमिनल अकाउंट. ठीक है सर डन. सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना? 10,000. लिख दो ट्रायल बैलेंस में 10,000. क्रेडिट का टोटल कितना सर? निल. तो लिख दो बेटे ट्रायल बैलेंस में निल. सेल्स रिटर्न अकाउंट के साथ अगला अकाउंट कौन सा? परचेस रिटर्न अकाउंट. ठीक है सर डन. परचेस रिटर्न अकाउंट. ओके ठीक है सर. परचेस रिटर्न अकाउंट. लो बेटे डेबिट का टोटल कितना है सर? निल. क्रेडिट का टोटल कितना रे बेटा? 5,000. तो लिख दो बेटे डेबिट में 5,000 क्रेडिट में निल. लिख दिया सभी ने? सबका हो गया हो तो बताएं. यस सर डन. चलो आगे चलते. परचेस रिटर्न के बाद अगला अकाउंट कौन सा था? मशीनरी अकाउंट. लिखो ट्रायल बैलेंस में मशीनरी अकाउंट. नेचर ऑफ अकाउंट क्या था? रियल अकाउंट. लिखो बेटे ब्रैकेट वहीं पर रियल अकाउंट. ठीक है ना. आगे चलते. मशीनरी अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना? 50,000. लिखो ट्रायल बैलेंस में 50,000. क्रेडिट का टोटल कितना सर? क्रेडिट का टोटल निल. इतना ठीक है. अभी हमने क्या किया सर? कुछ नहीं किया. पहले हमने एंट्री बनाई. एंट्री बना के हमने उसकी लेजर पोस्टिंग करी. लेजर पोस्टिंग करके हर एक लेजर के हर एक अकाउंट के हमने डेबिट के टोटल को डेबिट साइड में, क्रेडिट के टोटल को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया. इतनी हिरारिकी समझ में आ गई. मैंने कहा बेटे ये जो टोटल ट्रांसफर किए ना अब इन टोटल का भी टोटल करो. चलो ये ट्रायल बैलेंस बनाया था ना, तो मैंने कहा बेटे आपने जो टोटल ट्रांसफर किए ना इन टोटल का भी टोटल करो. बताओ डेबिट के टोटल का टोटल कितना होता है? ग्रैंड टोटल कितना होता है? ग्रैंड टोटल मतलब समझता है ना? ग्रैंड टोटल का मतलब होता है टोटल का भी टोटल, पापा के भी पापा, ग्रैंडफादर. टोटल का भी टोटल, ग्रैंड टोटल. 5,29,000 डेबिट का टोटल होता है. ऐसा मुझे अभी अभी पता चला है बेटे. विश्वसनीय सूत्रों से एक खबर मिली है कि डेबिट के टोटल का टोटल 5,29,000 है. मैं उसी विश्वसनीय सूत्र पे एक बार और भरोसा कर रहा हूं और मुझे वो क्रेडिट के टोटल का भी टोटल बताएगा. 5 लाख. अच्छा अभी भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, बिना टोटल के ही बता दिया भाई ने कि सर अभी भी 5,29,000. हाँ अरे ओ माय गॉड, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर है बेटा. तो बेटे जब कभी आपके डेबिट के टोटल का टोटल और क्रेडिट के टोटल का टोटल दोनों बराबर हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं इस एग्रीमेंट को टैली, मतलब कि इस स्टेटमेंट का टैली होना. क्या कहते हैं हम लोग? टैली होना या बराबर हो जाना या एग्री कर जाना, जो नाम पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं. ठीक है. अगर कायदे से देखा जाए तो पुराने जमाने में ये जो स्टेटमेंट आपने बनाया है इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस. ठीक है ना. और क्योंकि हमने सिर्फ अकाउंट के टोटल को ट्रांसफर किया है इसलिए इसको मेथड को भी कौन सी मेथड कहते हैं? ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड. तो पहली बात सर ये ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों? ट्रायल बैलेंस हमने सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करने के लिए बनाया? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल हो जाते हैं तो टेक्निकली पहले के जमाने में कहा जाता था कि भाई हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया. क्या कहते थे इसको? टैली हो गया. लेकिन फिर अचानक मार्केट के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम क्या हो जाता है? टैली. और वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम रख दिया गया टैली, और उसने क्या हुआ अपने टैली नाम को कॉपीराइट करा लिया. अब कॉपीराइट करा लिया तो उनसे बुना पूछे टैली नाम को कहीं आप यूज नहीं कर सकते. तो फिर बाद में जितनी
ऑथोराइज्ड जितने राइटर्स हैं और खासकर जो हमारे जैसे सीए, सीएस, सीएमए इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, इन्होंने बेटे अपनी किताबों में से, अकाउंट की बुक में से टेली वर्ड हटा दिया और टेली वर्ड की जगह आजकल क्या लिखने लगे, वो एग्री करना। ठीक है, तो अब इसको इंस्टीट्यूट वाले क्या कहने लगे कि ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया। पहले क्या कहते थे, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, अब क्या कहने लगे, ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया। सर हम टैली कह सकते हैं, अबे तुम कुछ भी कह सकते हो, इंडियन लोगो, इंडियन लोगों के ऊपर कोई पाबंदी लगा सका है आज तक? हमारा जो मन होगा हम वो बोलेंगे। ठीक है, एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर का नाम टैली रख देती तो क्या हमसे टैली बोलने का अधिकार छिन गया? ऐसे थोड़े ना होता है। ठीक है ना, बलवा हो जाएगा बेटे, अपन गृह युद्ध पे चले जाएंगे। कोई बोल तो दे कि हम टैली नहीं बोल सकते बेटे, पूरे अकाउंटेंट मिलकर मार्च निकालेंगे अपन दांडी यात्रा के जैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। यहां पर क्या हो गया, टैली हो गया। सर ये ट्रायल बैलेंस हमने बनाया क्यों? क्या आपको लगता है कि अगर आपने लेजर पोस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करी होती तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाता? बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। क्या आपका डेबिट का टोटल किसके बराबर हो जाता? क्रेडिट के बराबर हो जाता। अगर आप सही तरीके से लेजर पोस्टिंग ना करते, डेबिट के आइटम को डेबिट में ट्रांसफर ना करते, क्रेडिट के आइटम को क्रेडिट में ट्रांसफर नहीं करते, तो आपका ट्रायल बैलेंस कभी जिंदगी में टैली नहीं हो सकता था। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली बात तो यहां पर एक चेकिंग हो जाती, होता है ना बेटे, हम काम तो करते जाते हैं लेकिन एक बार चेक करना होता है कि हम काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट आदमी ही काम करता जाता, पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो आदमी बेटे ठीक ठाक कॉन्फिडेंट होता है ना, अप्रोप्रिएटली कॉन्फिडेंट होता है, जिसके अंदर ना तो अंडर कॉन्फिडेंट है ना तो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो काम तो करेगा लेकिन पीछे मुड़ के देखता जरूर है कि मैंने जो काम किया वो सही है कि गलत है। तो आपने अपनी अकाउंट की बुक के अंदर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर ली, और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपने क्या बना लिया, ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। ऐसा आपने क्या बना लिया, एक ट्रायल बैलेंस बना लिया। इतना ठीक है? यहां तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक? जल्दी बताएं बेटे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बोलो। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मत बोलो। तुम भी देख, मैं भी देखता हूं बेटे, तुम कब तक नहीं बोलोगे, कब तक बोलोगे, मैं भी चुप रहूंगी। ठीक है, आगे चलें। सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका भी है? हाँ, एक तरीका और भी है। ठीक है, वो तरीका है कि इसी ट्रायल बैलेंस को बनाया जाए लेकिन बैलेंस मेथड से बनाया जाए। किससे बनाया जाए? बैलेंस मेथड से बनाया जाए। ठीक है सर, अब ये बैलेंस मेथड वाला क्या मामला है? तो बैलेंस मेथड वाला अगर मामला समझना है तो एक मिनट के लिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, उसके बाद बैलेंस मेथड की तरफ चलेंगे। अब बेटे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी पेपर की। कहाँ है पेपर मेरा? ये रहा। हाँ हाँ सर, अब इसके बाद क्या करना है बेटे? अब आपने ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। शायद बेटे आपको ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस? सर ट्रायल बैलेंस हमारे लिए क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस है बेटे आपके लिए एक तरीके का स्टेटमेंट। क्या बेटे आपने ट्रायल बैलेंस में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए? हाँ सर, ट्रायल बैलेंस में हमने सारे ट्रांजेक्शन, गौर से देखो बेटे, क्या आपने ट्रायल बैलेंस में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए? यस सर, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन समरी के फॉर्म में। आपने इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन तो नहीं दिखाया लेकिन सबका टोटल तो दिखाया कि नहीं? तो आपने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जो आपके अभी तक के जितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनकी समरी को बताता है। तो इसीलिए किसका पार्ट बन जाता है? समराइजेशन का। इस ट्रायल बैलेंस की बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? समराइजेशन। तो आपने बेटे यहाँ पे समराइजेशन करना शुरू कर दिया, आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको समरी के फॉर्म में एक सिंगल स्टेटमेंट में आपने उठा के प्रेजेंट कर दिया। तो ये आपने एक एडिशनल स्टेटमेंट बनाया है। मेथड कौन सी है? तो बेटे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपने अभी कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया है? इस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। नहीं अभी नहीं, अभी कौन सी मेथड है? टोटल मेथड। सर टोटल मेथड से हमने ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया? टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है ना? चेकिंग। सर लिखना है? नहीं लिखना नहीं है, चेकिंग। मैं सिर्फ लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए ताकि पता चल जाए फ्लो चार्ट कहां से कहां तक आता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इतना ठीक है? अच्छा, क्या बेटे ट्रायल बैलेंस अपने आप में इंडिविजुअलिटी में बन गया था? जल्दी बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस अपने आप में इंडिविजुअलिटी बन गया? नहीं सर, पहले हमने क्या करा था? ट्रायल बैलेंस के पहले लेजर पोस्टिंग करी थी। पहले बेटे हमने करी लेजर पोस्टिंग, ठीक है ना? और इसी लेजर पोस्टिंग के भरोसे आपने क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस बनाया। लेजर पोस्टिंग क्या अपने आप में हो गई थी? नहीं सर, उसके पहले तुमने क्या किया था? जर्नल एंट्री करी थी। जर्नल एंट्री।
तो बेटे पहले आपने करी जर्नल एंट्री, इसी के भरोसे हुई लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के भरोसे क्या हुआ आपका ट्रायल बैलेंस बना। अब अगर बेटे लेजर पोस्टिंग हो जाने के बाद जर्नल एंट्री का कोई काम है नहीं है सर, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी दिखती है, जर्नल एंट्री किसमें करी है, जो बुक मेंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर, ठीक है ना। और लेजर पोस्टिंग जिस बुक में करी है उसका नाम क्या है, लेजर, ठीक है ना। बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट की कौन सी बुक है, लेजर पोस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर जर्नल प्रॉपर, इतना ठीक है। इसलिए लेजर का दूसरा नाम क्या, प्रिंसिपल बुक। कौन सी बुक होगी ये है बेटे आपकी प्रिंसिपल बुक, ठीक है ना। अगर बेटे लेजर प्रिंसिपल बुक है तो फिर जर्नल कौन सी बुक हो गई, सब्सिडरी बुक। कौन सी बुक हो गई, सब्सिडरी बुक। पहली बार ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुआ, जर्नल में। इसलिए क्योंकि पहली बार ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, इसलिए जर्नल एंट्री को एक नाम और दे दिया गया, कौन सा, प्राइमरी बुक। और एक बार जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद कहां पर आता है, लेजर के अंदर आता है, तो लेजर को कह दिया गया सेकेंडरी बुक। कंफ्यूज मत होना बेटे यहां पर, ठीक है ना। और ये जो नाम है ये बेटे ICMAI इंस्टीट्यूट को इन नामों से बड़ा लगाव है, क्योंकि जो शुरू में क्वेश्चन आते हैं ना 25 मार्क्स के, मैंने आपको बताया था ट्रू फॉल्स वाले और MCQ वाले जो आते हैं ना क्वेश्चन, उसके अंदर बेटे जानबूझ के नामों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट के अंदर आता है, क्योंकि बच्चे मालूम है गलती करना है, बोलेंगे विच इज नोन एज द सेकेंडरी बुक। अब बच्चे क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक को ही क्या समझ लेते हैं, सेकेंडरी बुक, और क्या नाम लिख के आ जाते हैं, जर्नल प्रॉपर, जबकि सही नाम क्या है, लेजर है। यहां पे कंफ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इंपॉर्टेंस के बेसिस पर नॉमेनक्लेचर अलग है और रिकॉर्डिंग कब होती है उसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर अलग है, और दोनों नाम लगभग मिलते जुलते ही हैं। अब हिंदुस्तानी आदमी के लिए, जो देसी आदमी होगा, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ होगा, उसको बोलोगे इतनी सारी इंग्लिश एक ही दिन में पढ़ ले, तो कहां से पढ़ेगा बेचारा वो, और उसकी मदर टंग तो है नहीं वो, ठीक है। वो तो बेचारा बेटे आज तक इसी में पढ़ा हुआ है कि भैया ये इंग्लिश का हिसाब किताब क्या है, ठीक है ना। अब ये कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, वो तो आज तक बेचारा उसी में मेहनत किए चला जा रहा है। कब बेटे सी को क बोलना है, कब बेटे सी को सा बोलना है, वो तो आज तक उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है बेचारा। तो ऐसी कंडीशन में ये वाले प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो आपने बना दिया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या बना आपका, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्यों बनाया, ताकि हम सारे ट्रांजैक्शन की क्या बना सकें, समरी बना सकें, इतना ठीक है। आपने सारे ट्रांजैक्शन की समरी बना दी, नाम क्या रख दिया उसका, ट्रायल बैलेंस। पहली मेथड कौन सी थी, टोटल मेथड। और टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो क्या होता है यहाँ पर, चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब लेजर पोस्टिंग करते समय जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था वो अकाउंट प्रॉपरली डेबिट हुआ है कि नहीं, जिस अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था वो प्रॉपरली क्रेडिट हुआ है कि नहीं, आपने डेबिट का टोटल सही से किया है कि नहीं, आपने क्रेडिट का टोटल सही से किया है कि नहीं। यही सब चीजें किसके अंदर आती हैं, अकाउंटिंग में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के अंदर आती हैं। अब बेटे यहां पर जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, या तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर गया इसका मतलब समझ जाना कि हमारी अकाउंट की बुक में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया मतलब डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर नहीं है। टैली करने का मतलब अगर कभी डेबिट का टोटल किसके बराबर हो जाए, क्रेडिट के टोटल के बराबर हो जाए, तो इसको कहते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। लेकिन जब कभी आपके डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर ना हो तब हम कहते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। समझ में आ गई बात, नहीं हुआ इसका मतलब तुमने लेजर पोस्टिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती डेफिनेटली करी है। नहीं हुआ इसका मतलब हो सकता है कि लेजर पोस्टिंग तुमने एकदम सही करी हो लेकिन प्लस माइनस बराबर नहीं किया तुम्हें, ठीक है ना। प्लस माइनस बेटे आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, ठीक। तो इसीलिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एक बार को तो चेक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ट्रायल बैलेंस चेक हो गया या टैली हो गया इसका मतलब आपकी अकाउंट की बुक में कोई एरर है ही नहीं ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ट्रायल बैलेंस को टैली होने के बाद भी अकाउंट की बुक में कुछ ना कुछ एरर हो सकते हैं, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस के टैली होने के बाद भी अकाउंट की बुक में कुछ ना कुछ एरर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो कोई अकाउंट की बुक में एरर ही नहीं होगा। अब एक बात बताना, सोच के देखो, आपका 5,000 रुपए का सेल्स का ट्रांजैक्शन होता है, एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बाय ₹5,000। लेजर पोस्टिंग करोगे आप इसकी, बिल्कुल करोगे। कहां करोगे सर, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे 5,000 रुपए, और क्या
सेल्स अकाउंट के राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड में लिख देंगे 5,000 रुपए। अब एक बात बताओ, 5,000 रुपए की सेल होती है, जल्दीबाजी में अपन ने एंट्री नहीं बनाई तो लेजर पोस्टिंग होगी क्या? और लेजर पोस्टिंग ही नहीं होगी तो डेबिट में 5,000 रुपए आए क्या, क्रेडिट में 5,000 रुपए आए क्या? तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली करेगा। सोच के देखो ना, आपका डेबिट भी 5,000 रुपए से कम हो गया, क्रेडिट भी 5,000 रुपए से कम हो गया, तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली करेगा कि नहीं? क्योंकि ना तो आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना तो आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली कर जाएगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि एरर नहीं होंगे, एरर हो सकते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस हो रहा है तो इट इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ कि योर बुक्स ऑफ अकाउंट आर टोटली एरर फ्री, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर किसी ने कहा अच्छा एक बात बताओ क्या हमारी अकाउंट्स की बुक एरर फ्री है, तो बोलना रुक एक मिनट, ट्रायल बैलेंस बनाने का, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो उसको ये बोलना देख भाई बुक्स अकाउंट की बुक एरर फ्री है या नहीं, इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि तेरी अकाउंट्स की बुक में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एकदम है, परफेक्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की बुक ट्रायल बैलेंस को टैली होते से देखते से इतना खुश मत हो जाना कि सामने वाले को गारंटी दे बैठे कि तुम्हारी अकाउंट की बुक में कोई गलती ही नहीं है ना, उसकी अकाउंट की बुक में ट्रायल बैलेंस के टैली होने के बाद भी कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। समझ में आई बात? पहली बात तो अच्छा सर, दूसरी मेथड कौन सी है? तो बेटे दूसरी मेथड है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं बाय बैलेंस मेथड। कौन सी मेथड? बाय बैलेंस मेथड। अब बेटे हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे कौन सी मेथड से? बैलेंस मेथड से यहां पे ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, इतना ठीक। अब सर ये बैलेंस मेथड दूसरी मेथड क्यों है, इसका क्या करेंगे, क्या पर्पस है, सब समझाता हूं, चालू करें? पक्का? लो बेटे आ जाओ बैलेंस मेथड पे आ जाओ। ये तो बन गया तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। फिर से शुरू से एक एक अकाउंट को देखते हैं। अभी तक आपने अपने लेजर पोस्टिंग में पेंसिल से टोटल लिखा था ना, ठीक है डन। लो बेटे सर फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट अभी भी वही होगा, पर्टिकुलर, नेचर, डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल, ठीक। ग्रेसी ग्रेस विच ईयर सिलेबस? पूरा इंटर की क्लास यूट्यूब पर होगा क्या? बेटे अभी तो यूट्यूब पे चल रहा है, और बेटे हम कौन है? हम अकाउंटेंट लोग हैं। अकाउंटेंट लोग बेटे आज में जीते हैं, ठीक है ना। कल का किसको मालूम रे बेटा, कल अगर कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया तो काय का धंधा और काय की अकाउंट की बुक, है कि नहीं? तो आज जो उसको एंजॉय करने का ना बेटे, कल का कल से देखेंगे, है कि नहीं? हाँ सर डेमो क्लासेस कब तक चलेंगी? लगभग बेटे 1 हफ्ते और चलेंगी, इसकी तो पर्सनल गारंटी मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। 1 हफ्ते के बाद फिर देखेंगे डेमो क्लासेस चलेंगी कि नहीं चलेंगी, ठीक है। ओके सर। समवन प्लीज आंसर। समवन क्यों? मैं देता हूं ना आंसर। हाँ पूछ मेरे से, मैं दूंगा आंसर बेटे। प्रिंस कब तक चलेगा ये डेमो? बेटे अगले हफ्ते तक तो डेमो चलेगा, किसी का चले या ना चले, अकाउंट का डेमो तो अगले हफ्ते पूरा चलेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है। ओके सर डन। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ बेटे। प्रिंस कुमार बेटे और कुछ पूछना है तो बताएं। हाँ हो गया, सबका बन गया फॉर्मेट, आगे चलें। पहला अकाउंट कौन सा था जल्दी बताओ? कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब बेटे यहां पर जब आप बैलेंसिंग मेथड यूज करेंगे तब उस कंडीशन में अब आपके पास में 3 टाइप के अकाउंट होंगे। कौन कौन से 3 टाइप के अकाउंट होंगे? एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो याद रखिए बेटे हमेशा पर्सनल और रियल अकाउंट हमेशा क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। क्या होते हैं? बैलेंस। एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कौन सा? बैलेंस करना। कौन सा वर्ड? बैलेंस करना। जब मैं आगे आपको दूसरे नए नए बड़े बड़े चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उस कंडीशन में बोलूंगा बेटा इस अकाउंट को बैलेंस कर। तो इस अकाउंट को बैलेंस करने का मतलब उस अकाउंट को सर ने क्या कर दिया? टोटल वोटल कर करा के बैलेंसिंग फिगर निकालने कह दिया, ठीक है। तो एक वर्ड होता है अकाउंट को बैलेंस करना और एक वर्ड होता है अकाउंट को क्लोज करना। 2 वर्ड मिलते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। कौन सा वर्ड? एक तो अकाउंट को बैलेंस करना और दूसरा वर्ड कौन सा? अकाउंट को क्लोज करना। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले बेटे आप जहां ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, पूरे पन्ने भर में लाइन खींच दी क्या? ठीक है चलो कोई बात नहीं, पन्ने भर में लाइन खींच दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लेना। जितने भी आपके पर्सनल और रियल अकाउंट होंगे उनको क्या होना पड़ेगा? बैलेंस, ठीक है ना। और जितने भी आप कौन से अकाउंट बच गए? नॉमिनल। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे हम कहेंगे कि इसको क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना। पहला वर्ड कौन सा? बैलेंस करना। दूसरा वर्ड कौन सा? क्लोज करना। तो बेटे अब तुमको समझ में आ गया होगा शायद मैंने नेचर ऑफ अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि पता भी तो चले कि भैया इस अकाउंट को बैलेंस करना है कि क्लोज करना है। हालांकि प्रोसेस दोनों की सेम है, दोनों में बदलने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस हमेशा बना रहना चाहिए ताकि उस सब्जेक्ट को पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है।
बताओ पहला अकाउंट कौन सा था? कैश अकाउंट, ऐसे ही था तुम्हारा कैश अकाउंट, ठीक। अब मैंने कहा बेटे बताओ डेबिट, अब ऑलरेडी डेबिट का टोटल लिखा हुआ है आपके पास, बताओ डेबिट का टोटल कितना है? 2,60,000 सर हमारे डेबिट का टोटल है। तो मैंने कहा बेटे और क्रेडिट का टोटल कितना है? 1,54,000। तो जो हायर टोटल होगा वो हायर टोटल आपको डेबिट साइड में भी लिखना है और वो हायर टोटल आपको क्रेडिट साइड में भी लिखना है। एक बात बताओ, अभी क्रेडिट का टोटल 2,60,000 होता है क्या? बताओ ना, क्या अभी क्रेडिट का टोटल 2,60,000 है? नहीं है। लेकिन मुझे क्रेडिट में भी 2,60,000 ही लिखने का है। तो क्या टोटल अभी 2,60,000 बन रहा है क्या? तो बताओ कितने पैसे मैं यहां पर और लिख दूं कि टोटल 2,60,000 हो जाए? 1,06,000, 1,06,000 रुपीज सर आप यहां पर और लिख दो, तो अब टोटल 2,60,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो 1,60,000 आपने निकाला है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा पहले तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल देखो। आपने कहा सर डेबिट का टोटल है 2,60,000 का, यही था ना। फिर आपने कहा क्रेडिट का टोटल कितना है? 1,54,000, ऐसे ही बोला था। मैंने कहा जो हायर टोटल होगा उसी को हम दोनों साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? दोनों साइड। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटे हम कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने चाहिए। कौन कौन से? एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट, और दोनों के इफेक्ट बराबर होने चाहिए, यही होता है ना। तो अगर दोनों के इफेक्ट बराबर हैं तो आपकी लेजर में भी तो दोनों साइड का टोटल बराबर दिखना चाहिए कि नहीं, कन्वेंशनली। तो हमने एक ट्रेडिशन बना लिया, हमने अपना एक कल्चर डेवलप कर लिया कि हम पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वही टोटल दोनों साइड में आना चाहिए। लेकिन जिस साइड में वो टोटल नहीं आ रहा है तो क्या करें? जैसे कि हमारे केस में क्रेडिट का एक्चुअल टोटल कितना आ रहा है? 1,05,000, लेकिन हमको चाहिए कितना? 2,60,000। तो हमने कहा बेटे दोनों का डिफरेंस निकालो। तो तुमने क्या किया? तुमने बेटे डेबिट के टोटल 2,60,000 में से 1,54,000 को माइनस कर दिया, बच कितना गया? 1,06,000 तुम्हारा बच गया। क्या बच गया? क्या 1,06,000 क्या बोला मैंने? बच गया। बचने को हम लोग कहते हैं बैलेंस। क्या कहते हैं? बैलेंस, ठीक है ना। और जो बच गया उससे जो अमाउंट कैलकुलेट हुआ उसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या कहते हैं? याद रहेगा बेटे, क्योंकि मैं बार बार इन सब वर्ड को आगे जाके यूज करने वाला हूं बेटे। मेरे को कोई शौक नहीं है सब बेसिक बेसिक पढ़ाने का और 15 दिन 20 दिन बर्बाद करने का, 25 दिन बर्बाद करने का। लेकिन मैंने कई बार देखा है बेटे, अलग अलग क्लासेस को पढ़ाते समय कई बार देखा है कि आदमी सोचता तो है कि स्टूडेंट बढ़िया 11th 12th में कॉमर्स पढ़ के आया है, बेसिक वोकैबुलरी तो इसकी मालूम ही होगी, बेसिक वर्ड को क्या बोलते हैं। बाद में चला पता चला सब डब्बा गोल। मैं कह रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, सर ये क्या होता है? अब बैलेंसिंग फिगर समझाने के लिए पूरा लेजर बना के दिखाना पड़ता था उसको, ठीक है ना। तो देखो पहले बेसिक ही समझ लो, पूरा आ गई बात समझ में। तो आपने कहा पहले क्या किया? दोनों साइड का टोटल निकाला, जो हाइयर टोटल होगा उसको हमको दोनों साइड में लिखने का है, ठीक है ना। अब बेटे जिस साइड का टोटल कम आ रहा है, यानी डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ क्या डालना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फिगर डालना पड़ेगा। तो हमने कहा कितना बच रहा है वो निकालो, जितना बच रहा है उसको क्या नाम दे दिया? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना आया? 1,06,000। हमने 1,06,000 को क्रेडिट साइड में लिख दिया, इतना ठीक है। और इस फिगर को क्या नाम देंगे? और ये फिगर को क्या नाम देंगे? बैलेंसिंग फिगर। जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर। डन। तो ये आ गया बेटे तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। सर अमाउंट के कॉलम में तो आपने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखोगे? तो बेटे बताओ कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को क्या करना है? बैलेंस। क्या करते हैं रियल अकाउंट को? हमेशा बैलेंस। और क्योंकि रियल अकाउंट को बैलेंस करते हैं इसलिए यहां पे लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना। समझ में आया? क्योंकि आपका कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, आप इसे बैलेंस करेंगे, इसलिए यहां पे लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस। सर ये कैरिड डाउन क्यों लिखा? इसका मतलब बेटे मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। सर ये C/D क्या लिखा? बस जैसे C/D लिखा है वैसे तुम भी C/D लिख दो बस, ठीक है। आगे चले। अब बेटे सवाल ये है कि सर इतना तो हमने कर लिया, जो भी लेजर पोस्टिंग के साथ में छेड़छाड़ करनी थी हमने कर ली। लेजर पोस्टिंग में डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और दोनों का डिफरेंस निकाल के हमने क्या निकाल लिया? अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। सर अब करना क्या है ट्रायल बैलेंस में, ये बताओ। मैंने कहा जब भी तुम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ये बैलेंसिंग फिगर या तो आपका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस,
या ये बैलेंसिंग फिगर कौन सा होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आपको इसको फिर से एक नाम भी देना पड़ेगा इस बैलेंसिंग फिगर को, आपको पता करना पड़ेगा मैं इसको डेबिट बैलेंस बोलूं या क्रेडिट बैलेंस बोलूं, सवाल ये है। ठीक है, बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या बोलना चाहिए? डेबिट बैलेंस बोलना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर क्रेडिट साइड में लिखा है तो इसको क्रेडिट बैलेंस बोलो, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से होती है। इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, पहले बताओ तुमने 1,06,000 कैसे निकाला? तुमने 1,60,000 कैसे निकाला? 1,06,000 कैसे निकाला? 2,60,000। क्या था ये 2,60,000? डेबिट का टोटल था, बिल्कुल ठीक। फिर क्या किया तुमने? माइनस करवाया। क्या माइनस करवाया? 1,54,000। ये 1,54,000 क्या था? क्रेडिट टोटल। बचा कितना? 1,06,000। एक बात बताओ, ये 1,06,000 रुपए आउट ऑफ डेबिट बचे हैं या आउट ऑफ क्रेडिट बचे हैं? आउट ऑफ डेबिट बचे हैं। कायदे से देखो ना, आपका डेबिट कितना था? 2,60,000। इसमें से 1,54,000 का क्रेडिट भी तुमने माइनस कर दिया, फिर भी डेबिट बचा है। कितने का डेबिट बचा? 1,06,000 का। तो ये आउट ऑफ डेबिट बचा है कि आउट ऑफ क्रेडिट? ये डेबिट बचा है कि क्रेडिट बचा है? डेबिट बचा है। क्योंकि ये डेबिट बचा है इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ गई? ये मत देखना किस साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग पार्ट है। लोग सोचते हैं कि सर इसको क्रेडिट साइड में लिखना है इसलिए इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं। असल में सही तरीके से आप इंटरप्रेट करने जाओगे तो सोचो तुमने क्या किया, तुमने अपने डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का पूरा टोटल माइनस कर दिया, फिर भी डेबिट बच गया तुम्हारा। और क्योंकि अभी भी डेबिट बचा हुआ है इसलिए ऐसे बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ गई? लिखा क्रेडिट साइड में है लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है इतना यहां तक? पक्का? तो ऐसा बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। सर पता कैसे करेंगे कब कब डेबिट बैलेंस निकलेगा? बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब। अगर आपके डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो क्रेडिट माइनस करने के बाद भी क्या बच जाएगा? डेबिट बचेगा कि नहीं? तो यहां पे कौन सा बैलेंस निकलेगा? यहां पे निकलेगा डेबिट बैलेंस। इतना ठीक है? डेबिट बैलेंस। लेकिन बेटे अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके डेबिट का टोटल कम है, किससे? क्रेडिट के टोटल से कम है, तो क्या बचेगा? क्रेडिट बचेगा, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। पूरा डेबिट माइनस भी कर दोगे तो आखिरी में क्या बच जाएगा? क्रेडिट बच जाएगा। मानते हो इस बात को? तो ये बैलेंस कौन सा होगा? आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। बात समझ में आ गई? तो बताओ ये 1,06,000 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? लिखा कहां है? क्रेडिट साइड में, लेकिन बाय डेफिनेशन कौन सा है? डेबिट बैलेंस। समझ में आया इतना? ठीक है। अब अगर ये डेबिट बैलेंस है तो इसे आप अपने ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखेंगे? डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। सिर्फ क्या लिखना है इस बार? बैलेंस लिखना है, टोटल नहीं लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 1,06,000। डिसाइड करना है डेबिट साइड में लिखना है कि क्रेडिट साइड में लिखना है, देखना पड़ेगा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में। क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में। इतना क्लियर? पक्का? लिखो बेटे 1,06,000 को कहां लिखोगे? डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में। लिख दो बेटे। लिख दिया सभी ने? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मेरे, ये मेरे बच्चों, हाँ हाँ, क्रेडिट में डैश कर दो, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। आगे चलूं? ये तो पहला अकाउंट निपटा बेटा, दूसरा अकाउंट कौन सा बता? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करना है कि क्लोज करना है? बेटे जब तक क्लोज। कौन बोला क्लोज? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला क्लोज? हाँ, क्या करना है? पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करना है। ठीक है, आगे चलूं? तो बेटे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां ना, जब हम कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर पढ़ते हैं, कोई बड़ा चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये छोटी छोटी हमारी इंटरप्रिटेशन की गलतियां हमको चैप्टर को समझने नहीं देती। तुमको क्या लगता है कोई आदमी बेटे बड़ी गलतियां करता है? कोई आदमी बड़ी नहीं गलती करता, हर आदमी छोटी गलती करता है, लेकिन वो छोटी 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 गलतियां आखिरी में जब जोड़ के देखो तो बहुत बड़ी दिखती हैं वो। इसलिए छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर दो, तुमसे कभी जिंदगी में बड़ी गलती होगी ही नहीं। तो बेटे अगला अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। कैटेगरी क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो लिख दो बेटे अपने ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। लिख दिया? डेबिट का टोटल बताओ, क्रेडिट का टोटल बताओ। 2 लाख। तो अब बेटे ज्यादा कौन सा टोटल है? क्रेडिट का टोटल। दोनों साइड कौन सा टोटल लिखा जाएगा?
क्रेडिट का टोटल लिखा जाएगा कितना 2 लाख। तो क्रेडिट का टोटल है 2 लाख, तो कायदे से डेबिट का टोटल भी कितना होना चाहिए था 2 लाख। डिफरेंस कितने का आया 2 लाख रुपए का डिफरेंस आया, और ये 2 लाख रुपए क्या होंगे हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर। व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ योर कैपिटल अकाउंट। इतना ठीक है। अब सवाल ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इस बार क्रेडिट का टोटल ज्यादा था। अब क्रेडिट बैलेंस है तो किस साइड लिखोगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है सर, पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखें बताओ, पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखना चाहिए मुझे 2 के आगे बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ CD क्या लिखना पड़ेगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन बराबर। तो लिखेंगे बेटे यहां पर 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस CD लिख दिया सबने। ले आओ बेटे अपने 2 लाख रुपीस के बैलेंसिंग फिगर को ट्रायल बैलेंस में, और किस साइड क्रेडिट साइड। समझा? डन। ठीक है चलो आगे चलो एक कदम और। अगला अकाउंट कौन सा था बेटा? परचेज की कैटेगरी क्या? नॉमिनल अकाउंट। लिखो बेटे ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट, परचेज की कैटेगरी क्या है नॉमिनल अकाउंट। लिख लिया सभी ने? पक्का। नॉमिनल अकाउंट है तो बैलेंस करेंगे कि क्लोज करेंगे? इसको क्लोज करना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है, अब क्लोज कैसे करते हैं वो सीखो। अभी तक तुमने क्या सीखा था? बैलेंस कैसे करते हैं। पहला अकाउंट में डेबिट बैलेंस आया, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया, तीसरा अकाउंट किसका आया अपना नॉमिनल अकाउंट का। आगे चलें। पहला अकाउंट कौन सा था? रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा था? पर्सनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट कौन सा आया? नॉमिनल अकाउंट। अब बेटे तुमको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से स्पेसिफिकली क्यों डिजाइन किया गया है। ठीक है, ताकि सारी बातें सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएं। आगे चलूं? ठीक है, अब बताओ बेटे परचेस अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना? पर सर परचेस अकाउंट के हमारे डेबिट का टोटल होता है 1 लाख रुपए, और क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? निल। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना बनता है? 1 लाख। और ये 1 लाख रुपीस का नाम क्या? बैलेंसिंग फिगर। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं बेटे, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो ये 1 लाख रुपीस क्या है? बैलेंसिंग फिगर। आगे चलो। अब ये बैलेंसिंग फिगर है, बताओ बेटे डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर डेबिट बैलेंस है ये। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, दैट इज योर डेबिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कहां पे लिखना चाहिए? डेबिट साइड में लिख देना चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक है सर। लो, डेबिट का टोटल कितना? 1 लाख। क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 1 लाख। ये है बेटे तुम्हारा बैलेंस। सर यहां पर पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखेंगे? अब ध्यान से सुनो। जब आपको पर्सनल अकाउंट की बात आती है, हमने कहा बेटे हमारे अकाउंट कितने टाइप के हो सकते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे अकाउंट 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला अकाउंट कौन सा? पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा? रियल अकाउंट। तीसरा अकाउंट कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। सारे पर्सनल और रियल अकाउंट को तो आपने क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर के आगे क्या लिख देते हैं आप यहाँ पर? ईयर एंड में बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिख देते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन। इतना ठीक है। अब बच गए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या करें बताओ? नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? सर नॉमिनल अकाउंट के अंदर या तो होगी आपकी इनकम या तो होगी आपके एक्सपेंसेस। इतना ठीक है। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा इनकम एक्सपेंसेस। आगे चलें। अब जितनी इनकम या जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपको अपनी इनकम को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, और आपको अपने एक्सपेंसेस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक सर, कौन कौन सी 2 कैटेगरी? एक होती है डायरेक्ट इनकम और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। वैसे जब आप खर्चों की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कौन से खर्चे यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आगे चलें। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, सब समझाता हूं। सर डायरेक्ट इनकम का मतलब जो आपकी बिजनेस की कोर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे जो पैसा आया वो कौन सी इनकम? डायरेक्ट इनकम। अब कोई एक बिजनेसमैन है जो कंपनी वालों से फिनिश गुड्स खरीदता है, और कंपनी और फिर रिटेलर बनके वो अपने कस्टमर को फिनिश गुड्स बेचता है, बराबर है? तो वो सामान बेच बेच के जो इनकम क्रिएट करेगा, जो सामान बेच बेच के जो रेवेन्यू लेके आएगा, वो कौन सा रेवेन्यू? डायरेक्ट रेवेन्यू। मेरा काम क्या है? कोचिंग क्लासेस पढ़ाना। मेरा काम क्या है? ट्यूशन देना। कायदे से तो ट्यूशन ही दे रहा हूं मैं टेस्ट पेपर दे रहा हूं, लेकिन कोई मेन एग्जाम तो नहीं ले रहा हूं मैं। आपको कोई डिग्री तो नहीं दे दूंगा यहां पर। तो अल्टीमेटली मेरा काम क्या है? ट्यूशन देना, सर्विसेज देना।
अब मेरा मेन काम है सर्विसेज देने का, तो सर्विसेज दे देकर मैं जो रेवेन्यू जनरेट करूंगा वो कौन सा रेवेन्यू होगा, वो कौन सी इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम। तो हर एक बिजनेस की एक कोर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बैंक वालों का काम क्या है, लोन बांटो सर। लोन बांट बांट के बैंक वाले क्या कमाएंगे, इंटरेस्ट की इनकम कमाएंगे, भाई वही तो उनकी मेन इनकम है ना। तो बैंक वालों के लिए इंटरेस्ट की इनकम कौन सी इनकम है, मेन इनकम है। ट्रेडर के लिए मेन इनकम कौन है, डायरेक्ट इनकम कौन सी है, सेल्स की। सर्विस सेक्टर वालों के लिए सेल डायरेक्ट इनकम कौन सी है, वो जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उनके लिए कौन सी इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। अब इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी वाली आपको रिस्क कवर देते हैं, लेकिन रिस्क कवर देते समय आपसे प्रीमियम लेते हैं कि नहीं लेते, तो वो जो प्रीमियम की इनकम उनके पास में आएगी वो उनकी कौन सी इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हर एक बिजनेस की एक कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, मेन बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। उस बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे हमेशा, डायरेक्ट इनकम। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इनकम। अब कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कौन कौन सी इनकम हो सकती है, तो सर सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स से जो इनकम आएगी वो कौन सी होगी, आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। ठीक है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, क्या नाम लिखा बेटे मैंने यहां पर, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मतलब सर्विसेज दे के आपने जो रेवेन्यू कमाया है वो भी आपके लिए क्या हो सकती है, डायरेक्ट इनकम हो सकती है। तो बेटे अगर कोई एक बिजनेसमैन है जिसका सामान गुड्स को बेचने का है, तो बेचने से जो इनकम आएगी वो क्या है, डायरेक्ट इनकम, और उसके अलावा जितनी इनकम है वो सब क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। कोर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम आई सिर्फ वो कौन सी इनकम है, डायरेक्ट इनकम। बाकी उसके आगे, बाकी उसके बाद की तो सब आजू बाजू की इनकम है। भाई ठीक है, मैंने भी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीद रखे हैं, और जो शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से मेरे को डिविडेंड की इनकम भी आती है। मैंने बैंकों से एफडी बना रखी है, वहां से मेरे को इंटरेस्ट की इनकम भी आती है। एक दो प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दे रखी है, तो वहां से मेरे को रेंट की इनकम भी आती है। मैंने भी बेटे दो अकाउंट की बुक, एक अकाउंट की बुक लिख रखी है सीए की, एक सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स की बुक लिख रखी है। भरत पब्लिकेशन से बुक पब्लिश होती है, ऑल ओवर इंडिया में बुक बिकती है, 8-10 लाख रुपए की रॉयल्टी की इनकम आती है। लेकिन क्या वो मेरे कोर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नहीं। मेन काम मेरा क्या है, कोचिंग क्लास पढ़ाने का। तो ऐसी कंडीशन में वो जो रॉयल्टी की इनकम आ रही है वो भी क्या है मेरे लिए, इनडायरेक्ट इनकम। बात समझ में आ गई। तो जो यहां से फीस का रेवेन्यू आएगा वो तो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है, बाकी इसके अलावा जो भी रेवेन्यू आएगा वो सब क्या है हमारे लिए, अदर इनकम या इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आया। तो हर बिजनेस की कोर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखो, वहां से जो इनकम आई वो डायरेक्ट, और बची हुई सारी इनकम क्या है, इनडायरेक्ट। तो बेटे यहां पर अगर इनडायरेक्ट इनकम लिखना है तो सीधे सीधे अदर देन डायरेक्ट इनकम लिखा जा सकता है, कि भाई डायरेक्ट इनकम को छोड़ दो, उसके अलावा अब जितनी इनकम बची वो सारी की सारी इनकम कौन सी है, इनडायरेक्ट इनकम है। इतना क्लियर, जल्दी बोलो बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं रे बेटा। सर कहाँ की बात कहाँ जा रही है, बस बेटे यही सब चीजें तो सीखनी होती हैं। आगे चलो, अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंस की। तो भाई जो कोर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, या कोर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो आपको रेवेन्यू आ रहा है, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इस रेवेन्यू को क्रिएट करने के लिए आपने जो मेन खर्चा किया होगा ना, वो आपके लिए क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने कहा सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने के लिए गुड्स को खरीदना भी तो पड़ेगा। बिना खरीदे गुड्स बेच सकते हो आप, बिना मैन्युफैक्चर किए गुड्स बेच सकते हो आप, नहीं। तो अगर बेचने से जो रेवेन्यू आएगा वो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम, तो खरीदने में जो खर्चा होगा वो क्या होगा आपके लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, तो यहां पर खरीदने का खर्चा, जिसको आप लोग किस नाम से पुकारते हैं, परचेज के नाम से, ठीक है ना। तो परचेज का खर्चा कौन सा हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा जा सकता है बेटे अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे बेटे यहां पर, अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना समझ में आया। सर लेकिन हम तो वेजेस को भी डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते थे, पढ़ा था कि नहीं, जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ी होगी 11th-12th में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस अकाउंट को डेबिट करते थे कि नहीं, वेजेस को भी डेबिट करते थे, पावर को भी डेबिट करते थे, फ्यूल एंड पावर को भी डेबिट करवाया करते थे, याद है। तो मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, आपने कोई सामान खरीदा, मान लेते हैं आपने बेटे कोई सामान खरीदा पंजाब से, कहां से खरीद के लाए आप, पंजाब से, उसको बेचना कहां है आपको, पूना में। यू वांट टू सेल दैट पर्टिकुलर आइटम इनटू पूना। पंजाब के अंदर बेटे स्पोर्ट्स गुड सबसे ज्यादा मिलता है। आज भी पूना के अंदर जितना स्पोर्ट्स गुड बिकता होगा ना, उसमें 70-80% तो मेड इन लुधियाना ही मिलेगा आपको। ठीक,
अब ऐसी कंडीशन में बेटे आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीद के ले आए, कहां से? पंजाब से ले आए। पंजाब में तो तुमने खरीद लिया, सामने वाले ने बेच दिया, तुमने पैसे दे दिए। लेकिन एक बात बताओ, पंजाब से लेके बेटे पूना तक लाने में खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो ये सारे खर्चों को भी तो परचेस में ही ऐड करना पड़ेगा। आप ये थोड़ी ना बोलोगे बेटे, मान लो अगर आपने कोई लोअर खरीदा, पंजाब में तो बेचने वाले ने आपको 50 रुपए में लोअर बेच दिया, लेकिन 50 रुपए के लोअर को पंजाब से लेके पुणे तक लाने के लिए लोडिंग चार्जेस लगे होंगे, अनलोडिंग चार्जेस लगे होंगे, फ्रेट का खर्चा लगा होगा, इंश्योरेंस का खर्चा लगा होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? फिर वो जीएसटी वीएसटी दुनिया भर की एक्साइज ड्यूटी, दुनिया भर के टैक्सेस भी पे करने पड़े होंगे। इतना सब नाटक करने के बाद पंजाब का गुड्स कहां पर आएगा? पूना में। तब तो तुम पूना से बेचोगे कि नहीं बेचोगे? तो ऐसी कंडीशन में जहां से आपने गुड्स परचेस किया, वहां से लेके जब तक गुड्स आपका सेलेबल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? सेलेबल, बेचने लायक। जब तक गुड्स आपका बेचने लायक कंडीशन में और बेचने लायक लोकेशन में ना पहुंच जाए, तब तक के सारे खर्चों को आप क्या करते हैं? परचेस के साथ में ही ऐड करके दिखाते हैं। तो इस दरमियान जितना भी खर्चा हुआ होगा, ये सारा का सारा खर्चा ये परचेस किए हुए गुड्स को ही पूना तक लाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए सारा खर्चा क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाएगा। क्योंकि जब तक ये गुड्स आपके पास में पुणे में अवेलेबल होगा ही नहीं, तो आप इसको बेचोगे कैसे? और जब बिकेगा ही नहीं तो सेल्स का रेवेन्यू आएगा कैसे? समझ में आई बात? तो गुड्स को सेलेबल कंडीशन या सेलेबल लोकेशन, बोलो क्या? गुड्स को सेलेबल कंडीशन या सेलेबल लोकेशन तक लाने के लिए जितना भी खर्चा होगा, वो सारा का सारा खर्चा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है सर, ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी है बेटे आपके AS2, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखी है। नाम क्या है सर इसका? इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर क्या ये हमारे सिलेबस में है? हाँ बेटे तुम्हारे सिलेबस में है। मैंने कहा था बेटे 6-7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके सिलेबस में, उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी आपके सिलेबस में कवर होता है। बात समझ में आ गई? अब मैं एक ही साथ में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने जाऊंगा तो आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके टुकड़े टुकड़े में हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा और आखिरी में सारी चीजों को लाके इकट्ठा जोड़ दूंगा, तो बस तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसी कंडीशन में बेटे आपने गुड्स को पंजाब से लेके पूना तक लाने के लिए फ्रेट का खर्चा किया, बोलो ना, किया कि नहीं किया? फ्रेट के खर्चे को लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। आपने गुड्स को ट्रक में लोड करवाया होगा, जब इन पूना में पहुंचा होगा तो उसको अनलोड भी करवाया होगा, तो ये जो लोडिंग चार्जेस थे आपने इसी को किसका नाम दे दिया? वेजेस का नाम दे दिया, और कुछ नहीं था, वेजेस। बात समझ में आ गई? ठीक। अब उसके बाद में ऐसे करके बेटे यहां पर आपने हो सकता है रास्ते के लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस भी दिया हो। तो ऐसे जितने खर्चे आपने किए हैं ताकि गुड्स आपका पूना तक पहुंच जाए जहां से आपको अपने गुड्स को बेचना है, यानी आपको इस लोकेशन तक लाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आपको बेटे गुड्स को इस लोकेशन में लाने तक के लिए जितना खर्चा करना पड़ रहा है, वो सारे के सारे खर्चे कौन से होंगे? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो इसीलिए यहां पर परचेज एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐसा लिख दूं, चलेगा? तो आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस में वो सारे के सारे खर्चे आ गए जो गुड्स को बेटे पूना तक लाने के लिए जरूरी थे। अब इसके बाद के जितने खर्चे बच गए, सर इसके बाद बचा ही कि आप तो आ गया ना गुड्स पूना में, क्यों? कैसे नहीं बचा? अभी भी बेटे आपके बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस बाकी हैं। कौन से खर्चे? रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को चलाने के खर्चे, जैसे कि रेंट का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा। बात समझ में आ गई? हाँ, नहीं, रेंट का खर्चा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सैलरी का खर्चा, ये सारे खर्चे बाकी हैं कि नहीं? तो यहां पर अभी भी आपके बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, रेंट, इंटरेस्ट और उसके बाद में सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी, ये सब खर्चे आपके किसके अंदर अभी भी आना बाकी हैं। दूसरे होते हैं बेटे बिजनेस के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे होते हैं? बिजनेस के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है ना? सर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में क्या आता है बेटे? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। अगर आप अपनी अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा, बिजनेस डूब जाएगा एक दिन। तो बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके चलना है तो अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। ठीक है? इसके बाद और कोई खर्चे? इसके बाद बेटे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बाकी है बेटे, इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। किस नाम से पुकार देते हैं हम लोग?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अभी भी ये खर्चे बाकी हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब उसी के अंदर आ गया। तो बेटे बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बिजनेस के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे में सिर्फ एक ही खर्चा, कौन सा? परचेज, और उसमें भी वो सारे खर्चे जोड़ोगे जो गुड्स को सेलेबल कंडीशन या सेलेबल लोकेशन तक में लाने के लिए। सर सेलेबल कंडीशन का मतलब भाई हो सकता है कि आपने क्या खरीदा, लोअर खरीदा था ना पंजाब से अपन ने थोड़ी देर पहले, अब पंजाब वालों ने तो एक मरी सी पतली सी झिल्ली में उसको डाल के पैक करके भेज दिया, लेकिन पूना में तो भैया अपने को शोषा करना पड़ेगा, बड़ी सिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे पतली सी झिल्ली वाले लोअर को तो खरीदते नहीं, इज्जत ही नहीं देते। अब अपन ने खरीदा कितने का था? 50 का, बेचना कितने का अपने को? 500 का। अब 50 का आइटम 500 का बेचना है तो कुछ तो उसके ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं, जुगाड़ तो गाड़ अपने को। तो अपन ने कहा नहीं, इसको प्रॉपर डब्बे में पैक करो, एक नंबर का प्रीमियम 10 रुपए का कार्डबोर्ड का डब्बा बनवाओ, उसके अंदर बढ़िया जोरदार तरीके से पैकिंग वैकिंग होगी, जब कस्टमर आएगा तो दिखाएंगे ये देखिए मैडम बिल्कुल नया ब्रांड अभी अभी लॉन्च हुआ है, 500 रुपए का। चलो मैडम आप तो अपने घर वाले 400 रुपए में लेके जाओ, जितने में खरीदी उतने में लेके जाओ मैडम, ठीक है ना, 400 की खरीदी आपको 400 में देता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बेटे अब क्या हुआ, यहां पर आप अपने गुड्स को बेचने लायक कंडीशन में लेके आ रहे हो, क्योंकि मालूम है पूना में नहीं बिकने वाला इस कंडीशन में, तो बेचने लायक कंडीशन में लाने तक का जो खर्चा होगा वो क्या होगा आपके लिए? गुड्स सॉरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग योर गुड्स इनटू सेलेबल कंडीशन। तो सेलेबल कंडीशन में या सेलेबल लोकेशन तक के लाने के लिए जितना भी खर्चा होगा सारा का सारा क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। इतना क्लियर है? सर दुनिया भर का तमाशा किया क्यों, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ की बात कहाँ जा रही है बेटे। मैंने कहा ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे थे लेजर पोस्टिंग की, और लेजर पोस्टिंग में हम लोग ये बात कर रहे थे कि भैया पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखना है, और वो भी कहाँ पे आके फंस गए थे हम? नॉमिनल अकाउंट में फंसे थे ना। मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्लोज। क्लोज करने के लिए बैलेंसिंग फिगर जैसे निकालते वैसे तो निकालोगे तुम, पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखें? तो बेटे अगर वो डायरेक्ट इनकम है या अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो पर्टिकुलर के कॉलम में पता है बेटे क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट। सर ऐसा क्यों, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों? बेटे ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है किस क्या कैलकुलेट करने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपका हमेशा डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे निकलेगा। जब भी आप अपनी डायरेक्ट इनकम को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ में कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इतना ठीक है? आगे चलते हैं। सर वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बेटा, वो ही बनाएंगे, अभी नहीं बनाना, बाद में बनाना है। आगे चलूं। इसके बाद अब क्या बच गया बेटे तुम्हारे पास? बताओ ना क्या बच गया? सर इनडायरेक्ट इनकम बच गई, बोलो ठीक, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच गए, बोलो ठीक। इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमेशा कहां ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। कहां ट्रांसफर करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखना है पता चला बेटे? पर्टिकुलर के कॉलम में नॉमिनल अकाउंट में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अकाउंट किसका है, इनकम का कि एक्सपेंस का। पता लगा इनकम का है तो पहले देखना पड़ेगा डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम। सर डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, कहानी खत्म। सर इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, कहानी खत्म। समझ में आई बात? पक्का? चले आगे। लो बेटे चलो आगे चलो। हाँ बेटे परचेस अकाउंट बताओ। परचेस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर तो निकाल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखना बेटा? ट्रेडिंग। डायरेक्ट के केस में ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखो बेटे यहां पर बाय ट्रेडिंग अकाउंट। सबको क्लियर हो गया यहां तक? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? लो बेटे यहां पे लिखा जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट। सर हम तो ट्रायल बैलेंस बना रहे थे। हाँ, और ये 1 लाख रुपीस का बैलेंसिंग फिगर कहां आएगा? ट्रायल बैलेंस में। किस साइड? क्रेडिट साइड। कौन सा बैलेंस है ये? हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? परचेस अकाउंट। डेबिट का टोटल कितना था? 1 लाख। क्रेडिट का टोटल कितना है? निल। बैलेंसिंग फिगर कितना आया था? 1 लाख। कौन सा बैलेंस था ये? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो कहां आएगा? डेबिट साइड में आएगा। समझ में आया? लो बेटे इसे भेजो अपने डेबिट साइड में, परचेस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। आ गया बेटे? सभी का हो गया हो तो बताएं।
हाँ तो ये आया ना ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ कहाँ बैलेंस आया। आगे चले, चलो आगे चलो। अगला अकाउंट कौन सा था रे बेटा? श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट की कैटेगरी क्या? पर्सनल अकाउंट। बैलेंस होगा कि क्लोज होगा? बैलेंस होगा। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? हमेशा बैलेंस। बैलेंस करने के लिए मैंने कहा बेटे पहले डेबिट का टोटल बताओ, कितना आ रहा है डेबिट का टोटल? डेबिट का टोटल है सर 60,000। क्रेडिट का टोटल कितना आया सर? क्रेडिट का टोटल आया 50,000। माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर कितना आया? बैलेंसिंग फिगर एग्जाम में भी मेथड से करेंगे बेटे। एग्जाम में क्या करेंगे अंजलि, मैं बताता हूं ना, पहले सीखो तो। हाँ, एग्जाम की पहले टेंशन हो जाती है बेटे, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 10,000। डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डन। डेबिट का टोटल है 60,000, क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 60,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आया अपना? 10,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आया। आगे चले। पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखूं? अरे पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखूं? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है ना, बाय बैलेंस CD। ओके, तो बेटे लिखो बेटे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। अरे ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड में तो बैलेंसिंग फिगर अकाउंट में आ गया। हाँ हाँ, डेबिट ट्रायल बैलेंस में कहां पर आएगा? ये डेबिट साइड में आएगा। इतना ठीक है, डन। ले आओ बेटे ट्रायल बैलेंस किसको? डेबिट साइड में 10,000 ले आए। अगला अकाउंट कौन सा? अगला अकाउंट है सर हमारे पास में सेल्स अकाउंट। कैटेगरी कौन सी? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है तो फिर बेटे आपके लिए सरदर्द। पहले बताओ ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सेल्स इनकम है। कौन सी इनकम? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनकम है। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट इनकम है तो कहां ट्रांसफर होनी चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्रेडिट का टोटल कितना है? 80,000। तो डेबिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 80,000। बैलेंसिंग फिगर कितना? बैलेंसिंग फिगर है सर हमारा 80,000 का बैलेंसिंग फिगर। और कहां ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इतना क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये जो 80,000 का बैलेंसिंग फिगर निकाला है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में कहां लिखने का? क्रेडिट साइड में लिखने का। तो लिखो बेटे इस 80,000 को अपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिख लिया। सर फिर डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ जाऊं? पक्का? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला अकाउंट था आपका राम अकाउंट। राम की कैटेगरी क्या? पर्सनल अकाउंट। लो बेटे इसको ही बैलेंस कराओ। कौन सा टोटल ज्यादा दिखता है, डेबिट का कि क्रेडिट का? क्रेडिट। क्रेडिट का टोटल है 40,000, तो डेबिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 40,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 15,000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। मैंने कहा ठीक। इस बैलेंसिंग फिगर के आगे क्या लिखूं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू बैलेंस कैरेट डाउन? टू बैलेंस कैरेट डाउन, बिल्कुल ठीक। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? जल्दी बताओ। सर ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, डेबिट का टोटल कम था। तो लिखो बेटे इसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। दिस 15,000 विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। ओके अंजलि बेटे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है ये हम अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आप उसकी भी टेंशन बिल्कुल ना लें। हो गया यहां तक सभी का? आगे चलूं? अरे आगे चलूं क्या? चलो आगे चलो सर, ठीक है। अगला अकाउंट कौन सा था? रेंट अकाउंट। डेबिट का टोटल कितना बेटे? रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। पहले सोचो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। रेंट का खर्चा कौन सा है? मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डेबिट का टोटल कितना? 4,000। तो क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 4,000। बैलेंसिंग फिगर कितना? 4,000 का सर आ गया बैलेंसिंग फिगर। कहां भेजोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखो बेटे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख दिया। अब ये बताओ कौन सा बैलेंस है ये? 4,000। डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट। किसी ने क्रेडिट बोला था क्या? नहीं ना, अच्छा मैंने गलती। हाँ, ये कौन सा बैलेंस होगा आपका? डेबिट बैलेंस होगा। और अगर ये डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में कहां भेजोगे इसे? डेबिट साइड में भेजना पड़ेगा। 4,000 रुपीज। डन? आगे चलूं? यस सर आगे चलो। अगला अकाउंट कौन सा था सर? सैलरी अकाउंट। कैटेगरी? नॉमिनल अकाउंट। हाँ ठीक है। उसके बाद खर्चा कौन सा? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट?
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा, पी एंड एल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, डेबिट का टोटल 20,000, क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए 20,000, बैलेंसिंग फिगर आया 20,000, दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ बेटे 20,000 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, सर ये है हमारा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है तो कहां भेजोगे, सर इसे भेजा जाएगा अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। क्लियर इतना। अगला अकाउंट कौन सा रे बेटा, सर अगला अकाउंट है सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट। जब भी मैंने बोला कैटेगरी तो पर्सनल रियल नॉमिनल तीन में से एक कैटेगरी चूज करनी है, कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बेटे। डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों डायरेक्ट होंगे, दोनों डायरेक्ट होंगे तो इसको भी कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डेबिट का टोटल कितना, सर 10,000, क्रेडिट का टोटल भी कितना होना चाहिए 10,000, बैलेंसिंग फिगर कितना 10,000 का आ गया बैलेंसिंग फिगर, किधर भेजोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। बताओ ये 10,000 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, सर ये हमारा डेबिट बैलेंस है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो इसे आप अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करवाएंगे। डन। अगला अकाउंट कौन सा था, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट बेटे यहां पर कौन सा अकाउंट, कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक। नॉमिनल अकाउंट है तो डायरेक्ट आइटम की इनडायरेक्ट आइटम, डायरेक्ट। परचेस और परचेस रिटर्न दोनों क्या होंगे आपके लिए, डायरेक्ट आइटम होंगे। डायरेक्ट आइटम है तो बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो बेटे बैलेंस कराओ, इसको क्लोज कराओ। क्रेडिट का टोटल कितना 5,000, डेबिट का टोटल कितना 5,000, नॉमिनल अकाउंट है बैलेंसिंग फिगर कितना 5,000, नॉमिनल अकाउंट है बैलेंस होगा कि क्लोज होगा, क्लोज होगा। और क्योंकि क्लोज करना है इसका मतलब यहां पे बैलेंस कैरिड डाउन लिखा जा सकता है क्या, नहीं, इसको क्या लिखना पड़ेगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा यहां तक, ठीक है। तो कहां ट्रांसफर होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में। बताओ ये 5,000 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, सर ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखोगे बेटा, सर क्रेडिट साइड में लिखो ना। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा मैंने लिखा। आगे चले, ओके सर डन। आखिरी अकाउंट, आखिरी मत, हाँ आखिरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। पर्सनल रियल की नॉमिनल, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है तो बैलेंस होगा कि क्लोज होगा, बैलेंस होगा। रियल अकाउंट को क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, पहले डेबिट का टोटल, जितना डेबिट का टोटल है वही कहां का होगा, क्रेडिट का टोटल। बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आया 50,000। बेटे अकाउंट को बैलेंस करना है, क्या लिखूं पर्टिकुलर के कॉलम में याद नहीं आ रहा बेटे, क्या लिखूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं कैरिड डाउन। हाँ तो क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इतना ठीक है। अब बताओ बेटे 50,000 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है बेटा, सर ये है डेबिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। इतना ठीक है सर, ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा इसे डेबिट साइड में। ओके, यस और नो, हाँ या ना। अरे समझा गया, सारे अकाउंट खत्म। अब बेटे इन बैलेंस का भी एक बार टोटल निकालो। बताओ डेबिट का टोटल कितना, बैलेंस का टोटल, डेबिट का टोटल 3 लाख, ठीक है। डेबिट का टोटल हो रहा है बेटे 3 लाख। क्रेडिट का टोटल बताओ, ये भी 3 लाख। ओह माय गॉड, इस बार भी डेबिट का टोटल डेबिट क्रेडिट के टोटल के बराबर है बेटा। और बराबर होगा इसका मतलब यहां पर भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। वहां पे टोटल दिया था, यहाँ पे डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो गया, बचा हुआ आया ना, तो टोटल तो कम ही आएगा ना यहाँ पर। तो ये कौन सी मेथड थी बेटा, बैलेंस मेथड। सर बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया, सर बाकी तो सब ठीक था। व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। बेटे बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने का अब ऑब्जेक्टिव सुने, 2 मिनट के लिए सुन ले मेरी बात, फिर हमारी क्लास खत्म ही हो रही है। हाँ सर ऑब्जेक्टिव बताओ। पहला ऑब्जेक्टिव है चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना था वो तो बेटे यहां पर एज इट इज हम भी चेक करेंगे चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। समझ में आई बात। सर दूसरा ऑब्जेक्टिव बताओ। बेटे इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या अभी फाइनल अकाउंट लिख देता हूं इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड के लायक अभी तुम नहीं हुए हो, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का सर मतलब बेटे क्या होता है, ईयर एंड में हमारा अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो इनकम कैलकुलेट करना और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना। पहले दिन से बात कर रहे हैं अपन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ इनकम पोजीशन एज वेल एज कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
अब इनकम पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग दो टाइप के स्टेटमेंट और बनाते हैं। एक स्टेटमेंट तो अभी बनाया, कौन सा, ट्रायल बैलेंस। आगे दो स्टेटमेंट और बनाएंगे, कौन से, एक होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे पता चलेगा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितने लॉसेस इनकर किए हैं, और दूसरा क्या बनेगा आपका बैलेंस शीट, उससे पता चलेगा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इतना समझ में आया, पक्का, डन। तो यहां पर, अब यहां पर जो आप ये दो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, कौन कौन से, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा कौन सा, बैलेंस शीट। कंबाइंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कंबाइंडली हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, फाइनल अकाउंट के नाम से पुकारते हैं। मैंने बोला बेटा फाइनल अकाउंट, तो तुमको समझ जाना है कि सर ने दो नाम बोले हैं, कौन कौन से, पी एंड एल और बैलेंस शीट। समझ में आ गया। अब बेटे फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो तुमको क्या पता करना है, इनकम और एक्सपेंसेस पता करने हैं। बैलेंस शीट बनाना है तुमको क्या चाहिए, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल चाहिए। और इन सब का डेटा बेटे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में छपा पड़ा है पूरा। कायदे से कैश अकाउंट क्या है सर, एसेट अकाउंट, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, परचेज एक्सपेंस का, श्याम, सर श्याम हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट बैलेंस होगा तो डेटर, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिटर, डेटर हुआ तो एसेट, क्रेडिटर हुआ तो लायबिलिटी। फिलहाल श्याम का कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है ये डेटर, डेटर है तो हमारी क्या बन गई, एसेट। सेल्स क्या है तुम्हारे लिए, इनकम। राम क्या है, डेबिट बैलेंस हुआ तो डेटर, क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिटर। राम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी, ये लो बेटे लायबिलिटी है। रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न रिवर्सल ऑफ इनकम, ठीक है ना, अपोजिट ऑफ इनकम, या डिक्रीज इन एक्सपेंस नहीं, डिक्रीज इन इनकम, दोनों में अंतर होता है। एक्सपेंस और डिक्रीज इन इनकम दोनों में अंतर होता है, लॉस भी नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलोगे आप, डिक्रीज इन इनकम। आगे चलें, परचेस नहीं बेटे दोनों में अंतर होता है। हाँ अब जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना वही वो सब चीजें अपने आप ठीक कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर बेटे परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस, यानी है तो इनकम और एक्सपेंस का ही पार्ट ये। मशीनरी क्या है सर, हमारी एसेट, तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे एसेट का, लायबिलिटी का, कैपिटल का, इनकम का, एक्सपेंस का, सबका बैलेंस कहाँ मिल गया, ट्रायल बैलेंस। और इसी ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मेथड में दी गई इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट अर्न्ड और लॉसेस इनकर्ड। यहीं पर जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल लिखी है इसी को यूज करके आगे जाके क्या बनाएंगे आप, बैलेंस शीट। तो क्या मिलेगा आपको, फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहां पर जो दूसरा पर्पस होता है बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने का, वो सिर्फ इतना होता है कि भाई आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर इससे एक तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाए कि भाई हमारी अकाउंट की बुक में लेजर पोस्टिंग ठीक ठाक तरीके से हुई है, प्लस माइनस एकदम बराबर है, प्लस माइनस के साथ आपका सब्सट्रैक्शन भी बराबर है, वो भी चेक हो गया। सब्सट्रैक्शन कैसे, डेबिट के टोटल में से क्या माइनस किया, क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट के टोटल में से क्या माइनस किया, डेबिट का टोटल। तो एक तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पहले भी चेक हो रही थी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अभी भी चेक होगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, ठीक है। इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव और पूरा हो जाता है यहां पर, कौन सा, इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव और पूरा हो जाता है कि आगे जाके हमको जो फाइनल अकाउंट बनाना है उस फाइनल अकाउंट को बनाने में ये हमारी बहुत मदद करेगा। इसी के बेसिस पर आगे जाके हमको अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, इसीलिए बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। सर सवाल ये है कि टोटल मेथड कब फॉलो करते हैं और बैलेंस मेथड कब फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो सोचो, मान लेते हैं बेटे कंसेप्ट पढ़ाया था ना मैंने, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जनरली आपका एक अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए। मान लेते बेटे मैंने अपनी अकाउंटिंग चालू करी 1 जनवरी 2022 को, तो खत्म कहां पर होगी, 31 दिसंबर 2022 को खत्म होगी, बराबर है। अब बेटे मेरे को अचानक 15 मार्च को सपना आया कि मेरी अकाउंटिंग के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैं तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा पहले। तो 15 मार्च को क्या बनाऊंगा मैं, ट्रायल बैलेंस। लेकिन क्या 15 मार्च को मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, क्या मुझे 15 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनानी है, तो फिर यहां पर मेथड कौन सी फॉलो करूंगा मैं, टोटल मेथड। कौन सी मेथड फॉलो होगी यहां पर, टोटल मेथड। अचानक बेटे यहां पर 20 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, तो मैंने कहा अपने बर्थडे के दिन चेक करते हैं, ऐसे है नहीं मेरा 20 अक्टूबर को, 20 को, हाँ मैं बता दे रहा हूं पहले, ये तो पता लगा बिल्कुल हैप्पी बर्थडे नवनीत सर और 20 अक्टूबर को जीना हराम कर दो तुम मेरा, ऐसा मत कर देना। हाँ आगे चलते हैं। तो बेटे ऐसी कंडीशन में
20 अक्टूबर को मैंने कहा चलो आज फिर से देख लेते हैं कि भाई इतने दिन हो गए अकाउंटिंग करते करते, लगभग 8-9 महीने 10 महीने कंप्लीट होने लगे हैं, अकाउंटिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या यहाँ पर तुमको अपना फाइनल अकाउंट बनाना है? क्या यहाँ पर तुमको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है? नहीं। तो यहाँ पर भी कौन सी मेथड यूज होगी? टोटल मेथड। लेकिन बेटे ईयर एंड में तो तुमको अकाउंट की बुक की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करनी है, और ईयर एंड पे अपना प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना है, और ईयर एंड पे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी आइडेंटिफाई करनी है। तो ईयर एंड में कौन सी मेथड काम करेगी? बैलेंस मेथड। समझ में आया बेटे? तो ईयर एंड पे जब कभी आपके दोनों, यहां पर मेथड कौन सी काम करेगी? बैलेंस मेथड। क्योंकि ईयर एंड पे आपको अपना इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है, पोजीशन स्टेटमेंट भी। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए अब तो आपको जो ट्रायल बैलेंस बनाना है वो आपकी मजबूरी है कि कौन सी मेथड से बनाना पड़ेगा, वो बेटे आपको अपनी बैलेंस मेथड से ही बनाना पड़ेगा। ओके, समझा? क्लियर है यहां तक? डन। तो इसलिए दो अलग अलग मेथड हैं। लो बेटे, हमने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, ठीक है। तो कुल मिला के सर ट्रायल बैलेंस कैसा हो गया? लो बेटे, टोटल मेथड से तो तुमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया था, ऐसा ही था ना? किसी ने कहा भी था कि सर पहले तो ट्रायल बैलेंस हमारा 3 लाख से टैली हुआ था। अब यहीं पर बेटे मैं यहाँ पर बैलेंस मेथड और डाल देता हूँ, तो ये आ गई बेटे तुम्हारी बैलेंस मेथड भी लगे यहाँ। तो इसके अंदर अंतर दिख रहा है बेटे? दोनों में डिफरेंस क्यों आया? ये कुछ टोटल गड़बड़ कर दिया क्या मैंने यहाँ पे? टोटल कुछ, ये टोटल सही है? तो टोटल मेथड और ये था तुम्हारा बैलेंस मेथड से है, दोनों में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि अगर कायदे से देखोगे तो यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट का टोटल और कैश अकाउंट में क्रेडिट का टोटल लिखा था, लेकिन जब बैलेंस मेथड से बनाया तो सिर्फ तुमने क्या लिया? बैलेंसिंग फिगर लिया। इसलिए दोनों मेथड से ट्रायल बैलेंस सेम अमाउंट से टैली नहीं होगा, लेकिन टैली जरूर होगा, ये बात की गारंटी है। आ गई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? नहीं है? पक्का? डन। चलो बेटे, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपकी क्लास नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि कल बेटे हम लोग सभी लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, जिसको आप लोग पिकनिक का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो कल, हाँ बेटे, कल तुम लोगों को भी सोने को मिलेगा, हम लोग को तो वैसे नहीं मिलने वाला है, ठीक है? कल तो और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है? तो बेटे कल तक के लिए बाय बाय। परसों सैटरडे है ना? परसों मिलेंगे बेटे अपन, ठीक है ना? वी विल मीट ऑन सैटरडे। डन। तब तक के लिए बेटे बाय बाय।